न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों में दिल्ली में जल बोर्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कथित टेंडर घोटालों में पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताया था। वहीं जमानत अर्जी पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। बताएंगे क्या है पूरा मामला और इस मामले में दिल्ली की सियासत क्यों हो गई है गर्म। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट ने देश के रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कुल 13,041 करोड़ की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 9,450 करोड़ की 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में 3,591 करोड़ की मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन हाईवे परियोजना शामिल है। तीसरी बड़ी खबर है रांची से। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 26 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लेकिन छात्रों ने हेमंत सरकार को 60 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। यानी छात्रों का कहना है कि हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू होगा। तो इन खबरों को जानेंगे। इससे पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले। 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी। 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाएं और बिहार में 1 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर मुहर। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 5 आरोपी। जमानत अर्जी पर 25 अगस्त को होगी सुनवाई। इस मुद्दे पर सियासत गरमाई। आप बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। झारखंड में 22 परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना के बाद छात्रों ने 26वें दिन समाप्त किया आंदोलन। लेकिन खत्म नहीं हुई सोरेन सरकार की मुसीबत। अब सफल अभ्यर्थियों ने खोला है मोर्चा। दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन। सीएम योगी का उत्तर प्रदेश को निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बनाने पर जोर। जापानी निवेशकों को दिया हर स्तर पर सहयोग का भरोसा। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात आमने सामने। यूएई ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक रिश्तों पर भी लगाया ब्रेक। तेहरान ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। और दिल्ली की सियासत में एक बार फिर सत्येंद्र जैन का नाम सुर्खियों में है। जिस दिल्ली में साफ पानी, साफ व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे किए गए, उसी दिल्ली के जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के टेंडर में नियमों से खिलवाड़ कर खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया और इस पूरे खेल में कथित तौर पर कमीशन का पैसा इधर से उधर हुआ। इस मामले में एसीबी ने मंगलवार रात सत्येंद्र जैन समेत सभी आरोपियों को जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। इन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने सत्येंद्र जैन और 4 अन्य को 14 दिन की हिरासत में भेजा है। और डीजीबी के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। जमानत अर्जी पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शुचिता ईमानदारी का वादा कर दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी का एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य से लेकर पीडब्ल्यूडी और पानी जैसे अहम विभाग संभाल चुके सत्येंद्र जैन एक बार फिर जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं। बुधवार को एसीबी ने सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, एएन एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, यूरोटेक इन्वायरमेंट के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार कंपनी के प्रोपराइटर पंकज वर्मा पर शिकंजा कसा। मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के विस्तार और अपग्रेडेशन से जुड़े टेंडरों में कथित गड़बड़ी का है।
दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाने या अपग्रेड करने की टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, टेंडर की शर्तों में हेरफेर कर तकनीकी शर्तों को इस तरह बदला गया जिससे खास कंपनी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जा सके। जांच में यूरोटेक इन्वॉल्वमेंट, सृजनहार और एएन एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं। एजेंसी का दावा है कि पैसों के लेन देन की कड़ियां तत्कालीन डीजेबी, सीईओ और उनसे जुड़े लोगों तक पहुंचती है। इस मामले की जड़ साल 2022 में जारी किए गए 4 बड़े टेंडरों में बताई जा रही है। ये टेंडर दिल्ली के कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने और उन्हें अपग्रेड करने से जुड़े थे। इन 4 टेंडरों की कुल कीमत करीब 1943 करोड़ रुपए बताई गई है। उस समय सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल मंत्री होने के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी थे। यानी जिस विभाग का काम दिल्ली के सीवेज सिस्टम को बेहतर करना था, उसी विभाग के टेंडर अब कथित भ्रष्टाचार और मनी ट्रेल की जांच के घेरे में हैं। वित्तीय जांच में सामने आया है कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी यूरोटेक से रिश्वत का पैसा बिचौलिया फर्म एएन एंटरप्राइजेस में भेजा गया। इसके बाद एएन एंटरप्राइजेस और सृजनहार जैसी शेल कंपनियों के जरिए तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में कुल 1.52 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया। सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किलें नई नहीं हैं। साल 2022 में भी ईडी ने उन्हें एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उस मामले में उन्होंने करीब 18 महीने जेल में बिताए और बाद में उन्हें जमानत मिली। लेकिन डीजेबी का मामला अलग है और इसमें जांच का केंद्र दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर हैं। जुलाई 2025 में ईडी ने इसी मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ भी की थी। हालांकि इस मामले पर सियासत भी गर्म हो गई है। खुद सत्येंद्र जैन एसीबी एक्शन को पंजाब चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं, तो उन्हीं की पार्टी की करीबी रणनीतिकारों में गिनी जाने वाली स्वाति मालीवाल ने धन उगाही का एक और बड़ा आरोप लगाते हुए सवाल दागा है कि उनको पंजाब में इतनी बड़ी कोठी क्यों दी गई। सत्येंद्र जी कुछ कहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर? पंजाब चुनाव को लेकर आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कलेक्शन एजेंट का काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर। वो बिल्डर से, रियल एस्टेट से खुल के उगाही कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एक बात बताइए, फिर उनको किस कारण से पंजाब में, चंडीगढ़ में मंत्रियों से भी ज्यादा लग्जूरियस कोठी दी गई है? वहीं बीजेपी भी हमलावर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप सरकार के घोटालों पर तंज कसते हुए कहा है कि जो बीज बोया है वो तो सामने आएगा ही। वहीं कांग्रेस भी हमलावर है, जबकि आप इस पूरे मामले को झूठा बता रही है। सब सीएजी रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से, जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है। हम वही किस्सा रिपीट होता हुआ देख रहे हैं जो 2022-23 में हुआ। उस समय सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, वहां पे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। और इस बार पंजाब के सह प्रभारी होने के नाते जहां पे फरवरी में चुनाव आ रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश है। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में आज से नहीं, 7-8 साल से दिल्ली में पूरी खबर है कि अनियमितताएं हो रही हैं। तो ये कह देना कि उसमें संदेह नहीं था, संदेह तो था पहले से। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप जारी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टेंडर किसे मिला, सवाल ये है कि क्या टेंडर की शर्तें किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बदली गईं? क्या सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पर निजी कंपनियों को अनुचित फायदा मिला? क्या कथित कमीशन का पैसा अधिकारियों और दूसरे लोगों तक पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे कथित मनी ट्रेल में सत्येंद्र जैन की भूमिका क्या थी? इन्हीं सवालों के जवाब अब जांच एजेंसी तलाश रही है। मोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हमारा विशेष है पानी की सफाई के नाम पर काली कमाई। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं, वैभव श्रीवास्तव स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी से, और विजय त्रिवेदी सीनियर पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख वैभव श्रीवास्तव जी आप ही का करूंगी। 10 साल तक आप सत्ता में हैं, एक जल बोर्ड में कथित टेंडर को लेकर एक घोटाला हुआ, उसमें गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट के पास तमाम साक्ष्य हैं। क्या आपको लगता नहीं है आप वो पार्टी हैं जो 10 साल सत्ता में तो रही, लेकिन सत्ता में आई थी
पारदर्शिता, जवाबदेही, शुचिता के नारे पे। तो क्या आपको लगता नहीं 10 साल रहने पे जनता के प्रति ये जवाबदेही तो बनती है कि ये मामला साफ हो, बजाय उसके ये कहने की भारतीय जनता पार्टी पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह से कर रही है? ऋतु जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, डॉक्टर अनिल साहब को नमस्कार, विजय जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। ऋतु जी, मैं पहले ये जो कथित घोटाला है, इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रख दूं, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। ये जो कथित घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह के थक नहीं रहे हैं, गला थक गया उन लोग का बोलते बोलते, वो 11 मई 2024 को इसकी FIR हुई थी। बेसिकली हुआ क्या था, एक टेंडर था जो अक्टूबर 2024 में टेंडर आया था और अक्टूबर 2022 में आया था। उसकी FIR हुई थी अनियमितता को लेकर 11 मई 2024 को लेकर। ये खुला भी एक टेंडर अक्टूबर 2022 में था। मई 2022 में ऑन रिकॉर्ड ऋतु जी, जस्ट फॉर, दोबारा मैं इस शब्द को डबल कोट्स में कहूंगा, ठीक, मई 2024 में सत्येंद्र जैन जी की कथित अलग अलग तरह के घोटाले का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया था। तब से वो लगातार जेल में थे। 11 मई 2024 को लेकर इसके ऊपर FIR हुई थी और उस समय तक लगातार सत्येंद्र जैन जी जेल में थे। अब जो टेंडर अक्टूबर 2022 में खुला, वो थोड़ा सा इन कम पढ़े लिखे लोगों से मेरा आग्रह आपके थ्रू पूछिएगा कि कैसे, जब वो मई 2022 से जेल में थे, कहां से उनकी संलिप्तता हो गई। लगातार ये जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी, आपको पता है ऋतु जी, ये सत्येंद्र जैन जी जब उनके पास वाटर मिनिस्ट्री थी, चलिए एक तारीख आपने बताइए, एक तारीख हम बता देते हैं वैभव जी। जी 8 दिसंबर 2021 को SC वशिष्ठ के प्रस्ताव के आधार पर अजय गुप्ता, उदित प्रकाश राय के जरिए ये भेजा गया था। इस टेंडर की अनुमानित लागत 15,046 करोड़ रुपए तय की गई थी, जिसके तहत प्लांट की क्षमता 2015 MGD से बढ़ाकर 297 MGD की जानी थी। डिजिटल सबूतों से जो व्हाट्सएप चैट मिला है, उसमें साफ दिख रहा है कि टेंडर आधिकारिक रूप से जारी होने से पहले ही गोपनीय शर्तें ये जो निजी कंपनी है यूरोटेक, उसको दिया गया। दस्तावेज आरोपों का फोन पे शेयर किया गया है, साथ ही ईमेल साक्ष्य सामने है। टेंडर जो खुला है वो 30 मई को पहली बार खुला, 17 मई को पहली बार खुला और 30 मई को इससे जुड़ी अगली प्रक्रिया हुई। आप जो दलील दे रहे हैं, बीच में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये जो 2021 से सिलसिला चल रहा था, जो तमाम शर्तों को बदला गया, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं ऋतु जी, मैं तो कह रहा हूँ डेटा थोड़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये टेंडर खुला है, ये अक्टूबर 2022 में खुला है। और आपने बिल्कुल एक चीज सही पकड़ी, मैं उसको क्लियर कर रहा था कि 1546 करोड़ का वो टेंडर की लागत आई थी, जो आपने बताया अनुमानित। 17 मई 2022 को वैभव जी टेंडर की तकनीकी बिड खोली गई थी। मेरा ये मानना है वैभव जी। वैभव जी, आप जब 10 साल सत्ता में रहेंगे तो जवाबदेही बनती है उसको बहुत शालीनता से, क्योंकि जिस शुचिता और जिस एक वैकल्पिक राजनीति के साथ आए थे, आप लोगों पे ये रुख बहुत शोभा नहीं देता कि आप ये कह के अपना पल्लड़ा झाड़ दे कि ये सब राजनीति है। जनता आपसे पूछ रही है, क्योंकि इन्हीं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से लोगों को साफ पानी मिलना था। एक बड़ी संख्या है, यमुना की सफाई होनी थी। ऋतु जी, अगर आरोप मेरे ऊपर, मेरे नेता के ऊपर है, तो पहले मुझे वो क्लियर करने दीजिए। आप इस तरह बीच में 3 क्रॉस क्वेश्चन करेंगी तो मैं भी पूरा नहीं कर पाऊंगा अपनी बात। ऋतु जी, आपको मैंने पूरा समय दिया था। फिर से ऋतु जी, लेट मी कंप्लीट। तो मैं ये कह रहा था, ये जो अक्टूबर में ये जो सत्येंद्र जैन जी ने जो इसकी अनुमानित लागत बताई थी 1546 करोड़ बताई थी, थ्रू एक्सपर्ट और डिफरेंट चैनल्स के साथ बात करके। ये जो अक्टूबर 2022 में टेंडर आया, पता कितने करोड़ का आया था? 1948 करोड़। वो टेंडर क्लियर हो गया। अब ये बताइए, 1546 करोड़ की लागत से जो टेंडर बनाया गया था वो सही है, या जो 1948 करोड़ रुपए का अक्टूबर 2022 में वैभव जी, जब आप ये सारी दलील दे रहे हैं ना, सुनिए, जब आप सारी दलील दे रहे हैं ना, तो सारी केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत नहीं दी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेजा है। तो मुझे लगता है, मेरे साथ अनिल गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनिल गुप्ता, आम आदमी पार्टी की जवाबदेही बनती है, लेकिन उसका ये लगातार एक ही हथियार है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के तहत ये कर रही है। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बात तो वैभव जी ने
मान ली कि भ्रष्टाचार हुआ है 10 सालों के अंदर। उनका तर्क यह है कि सत्येंद्र जैन ने नहीं किया कि वो जेल में थे, पर गड़बड़ी हुई, ये बात मान ली उन्होंने आज आपके चैनल पे, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं सत्येंद्र जैन इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, करीब 19 सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पे रखी गई है। उन सभी रिपोर्ट्स में कोई ना कोई जो इन्होंने क्रियाकलाप किया है, कोई ना कोई विषय, चाहे बिजली से हो, चाहे हॉस्पिटल से हो, चाहे जल बोर्ड से हो, वो रखे गए हैं। ऐसी एक रिपोर्ट के अंदर ये दिल्ली जल बोर्ड का जो टेंडर घोटाला है एसटीपी का, वो रखा गया। उसके बाद ईसीबी को भेजा गया, ये पुराना जो टेंडरिंग है। और आप देखिए 10 एसटीपी को अपग्रेड करना और उससे जो दूषित जल को शोधित करने का ये मामला था। केजरीवाल साहब आए थे कि मैं यमुना को साफ करूंगा, पर अगर आप 2015 से लेके 2025 तक की यमुना की रिपोर्ट देखें तो हर साल उनकी स्थिति, यमुना की स्थिति बद से बदतर हुई। जो चीज इनको एसटीपी के द्वारा साफ करनी थी नहीं की, उसमें भी घोटाला। इनके हर, चाहे शीश महल घोटाला हो, चाहे दवाई घोटाला हो, चाहे लीकर घोटाला हो, ये भी एक घोटाला। अब आप याद कीजिए, हम शुरू से ही कहते रहे थे कि इन्होंने एसटीपी में घोटाला किया और ये करीब 1900 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। और अब जब एसीबी ने मनी ट्रेल पकड़ी गई जी, एक चीज है, सिर्फ सत्येंद्र जैन नहीं, जो पूर्व आईएएस हैं मिस्टर राय, उदित राय, वो भी अंदर हैं, 4 लोग हो रहे हैं। यूरोटेक किस तरीके से, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जितने भी एसटीपी हैं उनके इनलेट और आउटलेट के पैरामीटर मानक तय होते हैं। इस पर्टिकुलरली टेंडर में मानकों को भी डाइल्यूट किया गया। आप चेक कर सकते हैं रिपोर्ट में भी, जो ट्रीटमेंट के मानक है उसको भी डाइल्यूट किया गया। यानी कि इतनी गड़बड़ी की गई कि ट्रीट हो या ना हो, हमें पैसे से मतलब है। अनिल जी, बात यह है, आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कह रही है कि पिछली बार हिमाचल का चुनाव था, जिस तरह से आतिशी ने कहा, और इस बार पंजाब का चुनाव है, तो आप पंजाब के चुनाव को लेकर ये सब हो रहा है। जी मैं बताता हूँ, देखिए अभी ये यही बात कहेंगे कि हिमाचल का था, हिमाचल का चुनाव हुआ, सत्येंद्र जैन प्रभारी थे, 8% से भी कम वोट मिले, 68 सीटें वहां, 62, हर सीट पर इनकी जमानत जब्त हुई। ठीक, इनकी दिल्ली और पंजाब छोड़ के सब जगह जमानत जब्त होती है। ठीक, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ अनिल जी विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, समय कम है। विजय त्रिवेदी जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे सवाल जरूर उठा रही हैं, लेकिन एसटीपी प्लांट्स में इस तरह से टेंडर्स में जो घोटाला हुआ है, ये सिर्फ राजनीतिक हमला या राजनीतिक एक तरह से जवाबदेही की बात नहीं है, ये जनता को जवाबदेही की बात है। बिल्कुल ऋतु जी, बात ठीक है कि जनता को जवाबदेही है, और जनता ने, जैसे पहले भी हुआ जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, तो जनता ने उस बात का जवाब दिया कि वो उस परसेप्शन को कैसे ले रही है, वो चुनावों में भी दिखा। लेकिन मसला दूसरा भी है, जो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए, या जो सरकार में एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको देखना चाहिए कि सत्येंद्र जैन साहब पर और अरविंद केजरीवाल साहब पर, या जो भी लोगों पर मुकदमे वो चलाते हैं, चार्जशीट दाखिल करते हैं, तो उसमें ये ना हो कि 1-2 साल तक वो राजनीतिक तरीके से चलता रहे, और जब मामला कोर्ट में पहुंचने लगे और आप उसके सबूत पेश ना कर पाए, उससे और गंभीर चिंताएं होती हैं पार्टी पर भी और एजेंसीज पर भी। तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि क्या, और ये ऐसे मामले होते हैं टेंडर्स में चेंज करने के पॉलिटिकल फैसलों पर ही होता है, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं। मुझे याद आ रहा है कि वो एक हेलीकॉप्टर मामला हुआ था देश का बड़ा, आबकारी नीति को लेके भी तमाम इसी तरह के काम हुए थे, उनमें भी उसमें जो बदलाव हुए थे। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं, लेकिन खुद जो इनके साथ लंबे समय तक रहे वो लगातार भर्त्सना कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की, सत्येंद्र जैन की, और जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने बहुत साफ कहा कि कलेक्शन एजेंट आपके लिए पंजाब में सत्येंद्र जैन काम कर रहे हैं बतौर कलेक्शन एजेंट। ये बिल्कुल, मैं उस पर जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि वो बात ठीक है, लेकिन इस बात को ठोस तरीके से कोर्ट में, अदालतों में रखा जाए, ताकि वो मामला मुकाम तक पहुंचे, मंजिल तक पहुंचे। क्योंकि जैसे 18 महीने 20 महीने पिछली बार भी सत्येंद्र जैन वहां पर जेल में रहे और बाद में उनको जमानत मिली, और दूसरे मामले हुए, अरविंद केजरीवाल साहब पर जो मामला हुआ उसमें भी हुआ। तो मैं समझता हूं कि पार्टी को कहना चाहिए कि भाई ये जो है एजेंसी कर रही है जांच, सारा का सारा टेंडर का मसला है, सीएजी की रिपोर्ट है, वहां पर विधानसभा में रखी गई है, उन सब तथ्यों के आधार पर ये बात है, और उसका जवाब अभी हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मित्र हैं, वो उस बात पर नहीं जा रहे।
उन्होंने आपके आरोपों को खंडन उस तरह से नहीं किया जिसका गुप्ता साहब भी जिक्र कर रहे थे। तो मसला वो नहीं है, लेकिन उन आरोपों को साबित करने की एक्सरसाइज भी ज्यादा मजबूत तरीके से करनी चाहिए, तब ज्यादा विश्वसनीयता बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल, विश्वसनीयता के लिए ये भी बहुत जरूरी है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे विषय पे समय कम है, एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर को आप तक लेके आते हैं। हॉकी विश्व कप, भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया है। जीत के साथ भारत ने अगले दौर में जगह बना ली है। हार के साथ ही विश्व कप में पाकिस्तान का सफर अब समाप्त हो गया है। हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दी है, पाकिस्तान को 5-3 से हराया है। 16 साल बाद विश्व कप में दोनों ही देश आमने सामने थे, जिसमें भारत ने 10 सालों से पाकिस्तान के खिलाफ अजय। भारत इस पर ये जीत बड़ी है भारत के लिए। इस पर हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, भारत के लिए हॉकी विश्व कप में ये बड़ी जीत है, क्या क्या इसके मायने रहेंगे? पाकिस्तान को हराना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि देखी जाती है खेल के मैदान में। बिल्कुल ऋतु, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, और इसमें कोई बहुत हैरानी भी नहीं है, क्योंकि हॉकी में अगर हम देखें तो पिछले काफी समय से भारत का जो है वो दबदबा जो है वो देखने को मिलता आया है। चाहे आप वर्ल्ड कप की बात कर लें या फिर अगर बात करें एशिया कप में, हमने देखा था किस तरह से 2023 का जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें भी हम जो थे पाकिस्तान को जो है वो हराने में कामयाब रहे थे। भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान को हराने में कामयाब रही थी, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से भारतीय टीम को अब लगातार एक्सपोजर मिला है, जिस तरह से टीम के जो खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रतियोगिताएं जो है वो खेलने को मिल रही हैं, और खासतौर से हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम जो है वो लगातार जो है वो नई ऊंचाइयों को छू रही है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है कहना पड़ेगा कि क्रेग फुलटन का भी है, जिन्होंने भारतीय टीम की बहुत सी बारीकियों पर काफी ज्यादा काम किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से ये मुकाबला जो था वो भारतीय टीम को अगर अगले दौर में पहुंचना था तो वो बहुत जरूरी था यहाँ पर जीत दर्ज करना। और जब एक ऐसी जरूरत के जब आपको मालूम होता है कि आपको ये मुकाबला जो है वो जीतना है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हार मिलती तो फिर आपके लिए मुश्किलें जो है वो बहुत ज्यादा बड़े रूप में सामने होती। तो ऐसे में एक रोमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर किया है। टीम इंडिया अगले राउंड में है। इस पूरे मैच के अगर रोमांचक पहलू हम आपसे जानना चाहें वो कौन से रहे? देखिए, जिस तरह से पेनल्टी कॉर्नर्स को टीम ने आज कन्वर्ट करने में सफलता हासिल की है, वो एक बहुत बड़ा एक पहलू है और एक बहुत बड़ा सबक भी है, और एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि टीम इंडिया ने जो अपने कहना चाहिए आप होमवर्क जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से इस मुकाबले में करके दिखाया। क्योंकि हमने देखा था कि इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वहां पर पेनल्टी कॉर्नर्स जो थे वो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले थे, जिसमें से टीम जो है वो केवल एक को ही गोल में जो है वो कन्वर्ट कर पाई थी। तो जबकि वेल्स के खिलाफ देखें तो आपका जो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने का जो प्रतिशत था वो 60% था। इसमें एक कंसिस्टेंसी की जो थी वो कमी एक जो है वो हमेशा से एक नजर आई थी। तो यहाँ पर आकर के एक इस पे तो कम से कम एक काबू होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ में एक बड़ी कमी हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम की आखिरी समय में जिस तरह से टीम जो है वो गोल खाने की एक टीम की जो एक आदत रहती है, और आखिरी समय पर आकर के लास्ट मोमेंट पर आकर आप जब मैच किस तरह से गवा देते हैं, वो हमने देखा है किस तरह से ये टीम जो है वो इस समस्या से एक लंबे समय से जूझ रही है। तो इन सब बातों को टीम ने दरकिनार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टीम का जो तालमेल है, जो टीम के खिलाड़ियों का जो एक कहना चाहिए कि जब आप वर्ल्ड कप जैसी प्रतियोगिता में खेलते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है टीम की यूनिटी, टीम का जो माइंडसेट है वो कितना है। क्योंकि पिछले मैच में आपको इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली, और आपको मालूम है कि वहां पे आप जो हारे थे एक बढ़त लेने के बाद आपको वहां पे हार मिली थी। तो ऐसे में बहुत सारी बातें जो होती हैं वो ड्रेसिंग रूम में शेयर होती हैं। उस सब के बीच में जब इस तरह की जीत जब निकल करके आती है तो इसमें तारीफ करनी होगी कप्तान हरमनप्रीत सिंह की, तारीफ करनी होगी मनप्रीत की भी, और एक पूरी टीम जिस तरह से हार्दिक को हमने देखा है, जिस तरह से जर्मनप्रीत को देखा है, सब
जो ये खिलाड़ी हैं ये जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं और इन्हें मालूम है किस तरह की बारीकी है, कितना इंपॉर्टेंट ये उनके लिए वर्ल्ड कप है, क्योंकि यही भारतीय टीम है जिसने पिछले 2 ओलंपिक से लगातार ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीतते हुए आ रही है। वर्ल्ड कप में जरूर ये रहा है कि हमारा जो अंतर है, ये कहना चाहिए 1975 के बाद से हम कोई जीत जो है वो बिल्कुल। हॉकी विश्व कप में 16 साल के बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल की रेस से बाहर किया और हॉकी के मैदान पर भारत की ताकत दिखाई दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैबिनेट के अहम फैसलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरह से ये फैसले नई राह तैयार करने जा रहे हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। आमीन। शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है सशक्तिकरण। अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की सहायता, महिलाओं के लिए निशुल्क बस सेवा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, युवाओं की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए अगले 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं के हाथों में शक्ति, युवाओं का सुनहरा भविष्य। इसी तरह आगे बढ़ रहा है नया पश्चिम बंगाल। करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी कभी भी कैसे भी। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में मोदी कैबिनेट ने 5 बड़े फैसलों को मंजूरी दी, जिनमें 4 फैसले सीधे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले बड़े कदम हैं। 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाएं और बिहार में एक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शामिल है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। 4 रेलवे और 1 राजमार्ग परियोजना को मंजूरी मिली। रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 4 बड़े मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। कुल करीब 9,450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इन परियोजनाओं के तहत लगभग 410 किलोमीटर रेल लाइन जोड़ी जाएगी। इनका काम वर्ष 2030-2031 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रोजेक्ट्स में खड़गपुर, भद्रक, रानीताल चौथी लाइन, भद्रक, हरिदासपुर चौथी लाइन,
गुम्मिडी पुंडी गुड्डूर तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप बादाबंधा तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। इन परियोजनाओं से माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, यात्रा समय कम होगा और औद्योगिक क्षेत्रों व बंदरगाहों तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए हैं। बहुत नई गाड़ियां चला पाएंगे, इससे कार्गो के मूवमेंट में आराम रहेगा और मेंटेनेंस करना आसान रहेगा। इसके अलावा एक अन्य अहम फैसले में बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने NH-22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन मानक में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। करीब 82.578 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत विकसित किया जाएगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,590.73 करोड़ रुपए होगी। ये सड़क परियोजना भारत नेपाल सीमा के सोनबरसा को NH-27 स्थित आर्थिक केंद्र मुजफ्फरपुर से जोड़ेगी। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम देखें नेपाल के बॉर्डर में सोनबरसा, सीतामढ़ी और नीचे मुजफ्फरनगर, यानी कंप्लीट एक बड़ी आर्टरी बनेगा, ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी ये मेन लाइन, मेन रोड बनेगी, जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। इस परियोजना की मंजूरी से आवागमन में सहूलियत होगी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से बुद्ध सर्किट और जानकी पुनौरा धाम मंदिर, सीतामढ़ी जैसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंच बेहतर होगी। साथ ही नजदीकी भूमि बंदरगाह के जरिए यात्री और माल परिवहन को गति मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात झारखंड की, जहां छात्रों के बढ़ते आक्रोश के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देर रात 8 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर अनियमितताओं के आरोप में 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद राज्य का माहौल शांत होने के बजाय एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां परीक्षा रद्द होने से कुछ छात्र नेताओं ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ पहले से नौकरी पा चुके अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर आए हैं। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन को पत्र लिखा है और जेपीएससी के अलावा जेएसएससी की रद्द की गई परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की एक बार फिर मांग की है। झारखंड की सड़कों पर फिर हंगामा बरपा है। इस बार जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के जरिए नौकरी पा चुके कर्मचारी सड़क पर हैं। झारखंड सचिवालय के बाहर ही धरना और प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारी अपनी नौकरियों को बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं और ये सब हुआ है सरकार के उस फैसले के चलते जो रात के अंधेरे में लिया गया। परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर झारखंड में चल रहा आंदोलन अब नए मोड़ पर आ गया है। अब सीजीएल के वो सफल अभ्यर्थी जो पिछले 6 महीनों से नौकरी कर रहे थे, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने के बाद वो भी सड़कों पर आ गए। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग बैठी हैं? कि हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए सर। हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, एक झटके में सारा कुछ खत्म कर दिए हैं। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग को नौकरी चली गई, बस उसी का हम लोग को वापस लेना फैसला जो सरकार लिए उसके खिलाफ कि हम लोग को नौकरी चाहिए। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में गर्मी, धूप और बारिश के बीच आंदोलन पर डटे छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। युवाओं के आगे सरकार झुकी और एक के बाद एक 8 नोटिफिकेशन जारी कर गड़बड़ी के आरोपों वाली परीक्षाएं रद्द की गयीं। सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाएं सीधे तौर पर रद्द कर दी। वहीं 17 भर्ती परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश दिए, जबकि 6 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। हमने 26 दिन तक यहाँ, आज 26वां दिन है और 26 दिन तक हम लोगों ने जो है सो यहाँ संघर्षरत है और इस 26 दिनों में सरकार के द्वारा हम लोगों ने 22 एग्जाम रद्द करवाने का काम किया है। ये वाकई में हम तमाम छात्र नौजवानों को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच का एक बहुत बड़ा जीत है। हम तमाम छात्रों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सरकार ने मंगलवार देर रात 8 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर उन परीक्षाओं की सूची सार्वजनिक की जिन्हें रद्द किया गया। रद्द की गई परीक्षाओं में 2014 से अब तक जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी TDPL से जुड़ी परीक्षाएं शामिल हैं।
सरकार ने ड्रग इंस्पेक्टर और इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्राध्यापक भर्ती को रद्द किया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन और सहायक वन संरक्षक भर्ती को भी रद्द किया गया है। इसके अलावा झारखंड संयुक्त लोक सेवा परीक्षा 2025 और संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 को भी रद्द किया गया है। इसके अलावा बाल विकास परियोजना अधिकारी और सहायक लोक अभियोजक भर्ती को भी रद्द किया गया है। छात्रों की मांग के आगे झुकते हुए सरकार ने प्रशासनिक पदों के अलावा कई तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाएं भी रद्द की हैं। वहीं सरकार ने मृदा संरक्षण पदाधिकारी भर्ती परीक्षा और सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती परीक्षा की CID जांच की बात कही है। इसके अलावा डेंटिस्ट भर्ती परीक्षा और सेल्स टैक्स भर्ती परीक्षा की भी जांच होगी। संयुक्त सहायक अभियंता और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी परीक्षा की भी जांच होगी। वहीं फूड एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा स्थगित की गई हैं। फैक्ट्री निरीक्षक और बॉयलर निरीक्षक भर्ती परीक्षा को भी स्थगित किया गया है। अब परीक्षाएं रद्द करने और सचिवालय के बाहर शुरू हुए सैकड़ों कर्मचारियों के आंदोलन के बीच भाजपा ने सोरेन सरकार को घेरा है। अगर सफल अभ्यर्थी या सड़कों पे है तो ये हेमंत सरकार की गलत नीतियों के कारण है। अगर उन्होंने उसी समय अच्छे से CBI इंक्वायरी करा ली होती तो ये बात सामने आ जाती कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई और एग्जामिनेशन रद्द होता। अब तो लोग एक साल 2-2 साल नौकरी करने के बाद अब उनको हटाया गया है, तो ये बहुत देरी से उठाया गया कदम। सोरेन सरकार के परीक्षाएं रद्द करने से स्पष्ट है कि इन भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, लेकिन सवाल ये है कि नौकरी कर रहे कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा। रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। इस सिलसिले में उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में देश भर के विद्यार्थियों के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने पर जोर दिया गया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्थित तैयारी की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने की योजना पर चर्चा हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में NTA लगातार कदम उठा रही है और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने और बड़ी संख्या में बाहरी विशेषज्ञों को पैनल से हटाने जैसे प्रयास इसी सिलसिले का हिस्सा हैं। केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया पर अंकुश लगाने के लिए पहले ही सख्त कानून संसद से मंजूर करा चुकी है। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. संसद से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अमल में आया यह कानून सरकारी परीक्षाओं में धांधली के लिए जिम्मेदार संगठित अपराधों, कोचिंग सेंटरों, परीक्षा प्रदाताओं और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर प्रहार करता है। इसके तहत व्यक्तिगत रूप से शामिल अपराधी की सजा को बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने को बढ़ाकर अधिकतम 50 लाख रुपए किया गया है। परीक्षा का संचालन करने वाली निजी कंपनियों या सर्विस प्रदाताओं को दोषी पाए जाने पर जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया है और ब्लैक लिस्ट करने की अवधि 4 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष की गई है। पेपर लीक कराने वाले संगठित गिरोहों के लिए 7 से 10 वर्ष तक की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रावधान किया गया है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने और 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस कानून की पृष्ठभूमि मई महीने में नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ियों की बात सामने आने के बाद तैयार की गई। सरकार ने एक और जहां परीक्षा को रद्द किया, वहीं इस मामले में सीबीआई और राज्यों की पुलिस द्वारा देशव्यापी स्तर पर दर्जन भर से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मुख्य रूप से संगठित पेपर लीक गिरोह के सरगना,
एनटीए के विषय विशेषज्ञ, बिचौलिए, फर्जी बायोमेट्रिक वेंडर और सॉल्वर गैंग शामिल हैं। सरकार ने 21 जून को री एग्जाम आयोजित किया। यह री एग्जाम किसी छोटे समूह के लिए नहीं बल्कि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया गया। सुरक्षा के अत्यधिक कड़े इंतजाम के बीच परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें केंद्रों पर मल्टी स्टेज बायोमेट्रिक सत्यापन और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए। अभ्यर्थियों से दोबारा कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया गया और 14 जून के आसपास नए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। दोबारा परीक्षा में देश भर में लगभग 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। री एग्जाम का अंतिम परिणाम और स्कोर कार्ड 16 जुलाई को घोषित किया गया, जिसमें से 11.21 लाख अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया। परीक्षा पद्धति भरोसेमंद, पारदर्शी बनाने और टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलकर्णी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स के गठन करने का फैसला भी किया। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में अत्याधुनिक तकनीकी को शामिल करने और जीरो एरर यानी कि त्रुटिहीन ढांचा तैयार करना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनटीए के परीक्षा पैनल से 600 से अधिक बाहरी विशेषज्ञों को हटाया गया और पारदर्शी प्रक्रिया से नए विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इसके अलावा संदिग्ध या लापरवाही बरतने वाले दर्जनों अधिकारियों को सेवा मुक्त किया गया। प्रश्न पत्रों की सटीकता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की गई है। एनटीए के कार्यालयों और संवेदनशील डेटा परिसरों की भौतिक सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया। एनटीए के पुनर्गठन के तहत सूचना सुरक्षा, सतर्कता और फोरेंसिक के साथ साथ शोध और विकास जैसे समर्पित विभाग बनाए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा में धांधली अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कि किस तरह ईडी का एक्शन आजम खान की टेंशन को बढ़ा रहा है। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस,
जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को ईडी की टीमों ने उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में एक साथ 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 की धारा 17 के तहत की गई। ईडी की लखनऊ जोनल टीम इस पूरे मामले में सरकारी ठेकों से जुड़े फंड के कथित डायवर्जन और उसके बाद उस रकम के जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल की जांच कर रही है। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ईडी ने आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी क्यों की है। ईडी की यह कार्रवाई संदिग्ध फंडिंग और वित्तीय लेन देन की जांच को लेकर की जा रही है। जांच एजेंसी सरकारी ठेकों से जुड़े फंड के कथित डायवर्जन के मामले की पड़ताल कर रही है। आशंका है कि कुछ ठेकेदारों के जरिए सरकारी ठेकों से मिली रकम को कथित तौर पर जौहर ट्रस्ट में ट्रांसफर किया गया। जांच के दौरान ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े निर्माण कार्यों और अन्य गतिविधियों में इस धन का किस तरह इस्तेमाल किया गया है। एजेंसी की टीमें छापेमारी के दौरान वित्तीय दस्तावेज, लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। आजम खान के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने नेता के बचाव में उतर आई है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी नेता के भ्रष्टाचार एक एक कर सामने आ रहे हैं। देखिए, पहले भी ऐसी रेड्स हो चुकी हैं उनके यहाँ और कहीं भी कुछ नहीं निकला। हमें उम्मीद है कि इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। आजम खान साहब के मामला पहले भी पाक और साफ निकले थे और अब भी पाक और साफ निकलेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री आजम खान साहब ने ऐसे काम किए हैं जिनका ना कानून से कोई संबंध है, ना नियम से कोई संबंध है। इसलिए धीरे धीरे पर्दे खुल रही हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल से हमारे देश में आक्रांताओं के नाम से वो विश्वविद्यालय बनेगा। आखिर क्या संदेश उसका समाजवादी पार्टी देना चाहती है। तो ईडी की कार्रवाई से आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कि जापान के साथ यूपी की बढ़ती साझेदारी में क्या है। मसाला होए छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है स्वास्थ्य। लगभग 1.43 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत के दायरे में। इसके अलावा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह निशुल्क। न्यू टाउन में 2000 बेड वाला अत्याधुनिक अदानी आरोग्य अस्पताल, जिसमें 1000 बेड जरूरतमंदों के लिए आरक्षित है। उन्नत और आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ता पश्चिम बंगाल।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर थोड़ा ध्यान से। सर आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और उत्तर प्रदेश को जापान के साथ निवेश और औद्योगिक साझेदारी का नया केंद्र बनाने की दिशा में दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों के प्रमुखों के साथ राउंड टेबल बैठक में निवेशकों को भरोसा दिलाया कि यूपी में उन्हें हर स्तर पर सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान ने यूपी की औद्योगिक क्षमता और कृषि क्षेत्र में जापानी तकनीक के इस्तेमाल की संभावनाओं को भी रेखांकित किया। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख जापानी कंपनियों के CEO और बिजनेस लीडर्स से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 360 डिग्री बदलाव आया है और यही बदलाव प्रदेश को निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बना रहा है। निवेश और औद्योगिक सहयोग पर फोकस। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपति, CEO और कारोबारी प्रतिनिधि। 9 साल में यूपी में मजबूत कानून व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, युवा और स्किल्ड मैन पावर। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के पास युवा मैन पावर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और उद्योगों की जरूरत के मुताबिक तैयार हो रहा स्किल्ड वर्कफोर्स है। सरकार का लक्ष्य निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है, तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। Relations between India and Japan have been a relationship of trust between the two countries, and with this event, with this initiative, with the relationship and the partnership between Uttar Pradesh and Yamanashi Prefecture of Japan, this relationship will become even more trusted. वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जापानी तकनीक का लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचने की जरूरत बताई। एक तरफ उत्तर प्रदेश में गंगा जी की निर्मल धारा है, तो दूसरी तरफ एक्सप्रेस वे की विकास धारा भी है। एक तरफ यहाँ काशी की आध्यात्मिकता है, तो नोएडा की आधुनिकता भी है। तो उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ का इंजन है, जो अंततः दुनिया का इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन भी बन रहा है।
यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से साफ है कि दोनों पक्षों के रिश्ते अब सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं हैं। तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के जरिए उत्तर प्रदेश और जापान के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी का नया अध्याय लिखा जा रहा है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी खबर के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।